बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में जोरदार स्वागत करता हूं आपका। मध्य भारत के इतिहास में आज हमको शुरुआत करनी है मुगल साम्राज्य, जो कि लास्ट टॉपिक होगा मध्य भारत का, और उत्तर मुगल साम्राज्य से अपन शुरू करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास की। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य में जो अपन को शासकों का क्रम दोस्तों करना है वो है भाजी सा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। आई से कुछ नहीं है, भाजी सा। बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। तो इसी क्रम में सबसे पहले हमको बात करनी है बाबर की। ठीक है, फिर उत्तर मुगल काल में अपन बात करेंगे बहादुर जहां भी जाता है फर्र मुंह को आता है, अहमद की दो अलमारियों का आलम सही हो तो अकबर भी बहादुर बन जाता है। इस तरीके की कोडिंग अपन वहां पे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आज बाबर की बात करते हैं। बाबर जो था, है ना, ये मुगल जो है, मुगल साम्राज्य का मुगल शब्द जो है, मुगल शब्द दो शब्द का संगम है, तुर्क प्लस मंगोल। मुगल शब्द दो जातियों का संगम है। मुगल शब्द मंगोल और तुर्की जाति के संगम से बना है, और मुगल का अर्थ होता है बहादुर। आपने, है ना, मोगल आपने सुना होगा, मीडिया मोगल। आजकल एक नया टर्मिनोलॉजी आया है, मीडिया मोगल। मतलब मीडिया के क्षेत्र में जो स्टार आदमी है, एकदम बड़ा आदमी है, एकदम फेमस आदमी है, उसको मीडिया मोगल बोलते हैं। या इसी को बोलते हैं इंडस्ट्री, किसी को बोल सकते हैं आप इंडस्ट्री मोगल। मुगल शब्द जो है वो बहादुरी या बड़ेपन को दिखाता है, नोबल को दिखाता है, उस फील्ड में सक्सेसफुल व्यक्ति को दिखाता है, वो मोगल कहलाता है। तो मोगल का मतलब होता है बहादुर। ठीक है, फिर बाबर की माता जो थी कुतुब निगार खानम। बाबर की जो माता थी, बाबर की माता का नाम था कुतुब निगार खानम। कुतुब निगार खानम। कुतुब निगार खानम जो थी, ये चीन या मध्य एशिया, इसी को चीन या मध्य एशिया को ही ट्रांस एशियान बोलते हैं, ट्रांस एशियान। तो बाबर की जो माता थी कुतुब निगार खानम, ये चीन या मध्य एशिया प्रांत से, जिसे ट्रांस एशियान भी कहते हैं, यहां के मंगोल वंश से संबंधित थी। किस वंश से संबंधित है? मंगोल वंश से संबंधित थी। ठीक है, मंगोल वंश, या इसी को बोल सकते हैं चंगेज खुआन वगैरह यहीं से आए थे, तो चंगेज वंश से संबंधित थी। जबकि बाबर के जो पिता थे, है ना, बाबर के जो पिता थे शेख उमर मिर्जा। वो ईरान, इराक या तुर्की क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र से संबंधित थे। ठीक है, तो तुर्क थे। माता कौन थी? मंगोल थी। पिता कौन थे? तुर्क थे। माता मंगोल, पिता तुर्क। ठीक है, तो पिता शेख उमर मिर्जा ईरान, इराक, तुर्की से संबंधित थे, एरिया से संबंधित थे, तुर्क थे, और फरगना के शासक थे। जब बाबर का जन्म हुआ तब वो कहां के शासक थे? फरगना के शासक थे, शेख उमर मिर्जा। ठीक है, सो ये ध्यान रखेंगे। हालांकि बाबर जो है ना, वो अपने आप को माता की तरफ से कहलवाना पसंद नहीं करता था। बाबर अपने आप को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करता था, क्योंकि मंगोलों का इतिहास जो है वो हजारों लोगों के नरसंहारों से जुड़ा था। तो बाबर कभी अपने को मंगोल या माता की तरफ से पहचाना जाना पसंद नहीं करता था। वो अपने आप को तुर्क बोलता था, और तुर्की या पिता की ओर से पहचाना जाना पसंद करता था। ठीक है, माता की ओर से जो था बाबर, माता की तरफ से ये 14वां शासक था। अगर बाबर शासक बना है और माता की तरफ से बोलें तो 14वां शासक था, और पिता की ओर से बोलें तो 5वां शासक था। ये सब प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो बाबर जो है माता की ओर से 14वां शासक था, माता के वंश की तरफ से 14वां शासक था, और पिता के वंश की तरफ से 5वां शासक था। तो ये बात याद रखेंगे आप। ठीक है, फिर बाबर का पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन अल
मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम था, पिता हो गई कुतुब निगार खानम, पिता हो गए शेख उमर मिर्ज़ा, माता हो गई कुतुब निगार खानम, और बाबर का स्वयं का पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन अल मोहम्मद बाबर। ज़हीरुद्दीन अल मोहम्मद बाबर। तो ये बाबर का पूरा नाम था। पिता माता की तरफ से 14वें नंबर का और पिता की तरफ से 5वें नंबर का शासक हुआ। फिर बाबर का जन्म जो है वो 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के दिन हुआ है, ठीक है, 1483 को हुआ है। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को ट्रांस एशियान जो अभी बताया था मैंने, चाइना या मध्य एशिया, ट्रांस एशियान के फरगना प्रांत में हुआ था। ट्रांस एशियान के फरगना प्रांत में बाबर का जन्म हुआ था। क्लियर है? और पिता जो है वो फरगना के शासक थे, ये मैं बता चुका हूं। बाबर की पत्नी का नाम था माहम बेगम। बाबर की पत्नी का नाम था माहम बेगम। माहम अनगा अलग थी, अकबर की स्टेप मदर थी माहम अनगा। माहम बेगम जो है वो बाबर की पत्नी का नाम है माहम बेगम, ठीक है। बाबर ने एक नए वंश की नींव डाली जिसको चगताई वंश बोलते हैं। बाबर ने किसकी नींव डाली? चगताई वंश। तो चगताई तुर्क था बाबर। एग्जैक्टली पिता की तरफ से कौन सा तुर्क था? चगताई तुर्क था दोस्तों। तो बाबर ने चगताई वंश की नींव डाली। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप, चगताई वंश की नींव डाली, ठीक है। फिर अब दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि बाबर भारत क्यों आया? बाबर को भारत की तरफ क्यों आना पड़ा? तो अपने पिता की मृत्यु के समय बाबर मात्र 11 वर्ष का था। पिता की मृत्यु जब हुई बाबर की, तब वो 11 वर्ष का था। और पिता के मरने के बाद जो नवजात या बहुत छोटा बाबर था, 11 वर्ष का था बाबर पिता की मृत्यु के समय। तो इस बाबर की जान को खतरा था उज़्बेक, शफवी, उस्मानी अमीरों से। बाबर की जान को किससे खतरा था? उज़्बेकों से, शफवी से और उस्मानियों से खतरा था, इसको खतरा था। तो इस खतरे को भांपते हुए जो है ये अपने दूर के चाचा के यहां अफगानिस्तान चला जाता है ना। तो इनसे खतरों को भांपते हुए वो चाचा के यहां अफगानिस्तान चला जाता है। चाचा के यहां अफगानिस्तान, चाचा के यहां चला जाता है बाबर। और यहीं पे 1507 में काबुल पर अधिकार करता है। लड़ाका तो था ही, बाबर सैनिक था, लड़ाका था। तो 1507 में काबुल पर अधिकार करता है कौन? बाबर। ये याद रखना है, 1507 में पहली बार, ठीक है। और इसी विजय के उपरांत जो काबुल पर विजय करता है, इसी विजय के उपरांत वो अपने बुजुर्गों द्वारा ली गई मिर्जा की उपाधि को त्याग कर पादशाह की उपाधि लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। काबुल विजय के बाद जो है बाबर अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई मिर्जा की उपाधि को त्याग कर किसकी उपाधि करता है? पादशाह। और यही पादशाह बाद में क्या कहला जाता है? बादशाह, ठीक है। तो मिर्जा की उपाधि को कब त्यागा? 1507 में काबुल विजय के बाद। और फिर नई उपाधि कौन सी ली? पादशाह, ठीक है। तो पादशाह शब्द बोलने पे ही 1507 आता है। पाद मतलब 15, शाह मतलब 7, तो 1507 याद करने का तरीका है। पादशाह, पाद मतलब 15, शाह मतलब 7, ठीक है। फिर अब भारत में बाबर का पहला आक्रमण कब हुआ? काबुल जीत लिया इसने, ठीक है। अब भारत पर पहला आक्रमण जो बाबर का होता है वो बाजौर में, भारत में बाबर का पहला आक्रमण 1519 में बाजौर में यूसुफजाई
जनजाति के खिलाफ होता है। ये ध्यान में रखना है। पानीपत का युद्ध नहीं है पहला भारत में आक्रमण जो है वो यूसुफजाइयों के खिलाफ बाजौर, जम्मू कश्मीर के आसपास का क्षेत्र है, तो बाजौर इलाके में 1519 में बाबर का पहला आक्रमण होता है। और इसी समय भारत में पहली बार तोप, बंदूक अर्थात बारूद का इस्तेमाल करता है बाबर। पहली बार भारत में तोप, बंदूक या बारूद का इस्तेमाल करता है कौन? बाबर। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देंगे भारत में यह पहली बार तोप और बंदूक का इस्तेमाल बाबर ने किया है, बारूद का इस्तेमाल किया है भारत में बाजौर जनजाति के खिलाफ। ठीक है, और इसी समय बाबर ने जो है ना उज़्बेकों से क्या सीखी थी? बाबर ने कौन सी युद्ध कला कहां से सीखी, युद्ध का कौन सा आइटम कहां से सीखा, यह ध्यान में रखना है आपको। तो उज़्बेकों से तुलुगमा युद्ध नीति, तुलुगमा युद्ध नीति। उज़्बेकों से, उज़्बेकिस्तान वहां पे रहा है पहले पापा के समय अपने, तो उज़्बेकों से तुलुगमा युद्ध नीति सीखी है। ईरानियों से सीखा है बंदूक चलाना। ईरानियों से क्या सीखा है? बंदूक चलाना, बंदूक चलाना। तुर्कों से क्या सीखा है? ये मैच दी फॉलोइंग में आ सकता है दोस्तों किसी भी दिन, ये मेरा प्रेडिक्शन है। तुर्कों से सीखी है बाबर ने घुड़सवारी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट मंगोलों से सीखा है इसने व्यूह रचना, युद्ध की अपनी सेना को कैसे सेट करना है। ठीक है, याद करने का तरीका मैं आपको बिल्कुल देसी अंदाज में बताता हूं। उज़्बेक, तो बेक करो एकदम गमागम, है ना, लोकल लैंग्वेज में गमागम बेक करो, गमागम एकदम गर्मा गर्म बेक कर दो, है ना, बिस्किट को बेक कर दो, है ना, किसी भी बेकरी आइटम को बेक करते हैं अपना, तो गमागम बेक कर दो। तो उज़्बेकों से तुलगमा युद्ध नीति सीखी। ईरानियों से, है ना, तो रानी को बंदूक से मारा इस तरीके से। तुर्क घोड़े के लिए फेमस है, तो तुर्कों से घुड़सवारी। और मंगोल तो गोल गोल युद्ध की व्यूह रचना करी, पहले हाथी से बैकअप दिया, फिर घोड़े पीछे हैं, इस तरीके से बैकअप दिया जाता था। व्यूह रचना, पूरा ओरिएंटेशन जो है युद्ध के मैदान पे सेना किस तरीके से खड़ी होगी, किस तरीके से एक दूसरे को बैकअप देगी, उसको बोलते हैं व्यूह रचना, ओरिएंटेशन। तो गोल, मंगोल गोल गोल व्यूह रचना। तो मंगोल से व्यूह रचना, उज़्बेकों से तुलगमा युद्ध नीति, ईरानियों से बंदूक चलाना और तुर्कों से घुड़सवारी सीखी है। ठीक है, अब और कहानी आगे बढ़ाते हैं। 1519 के बाद मैं आपको पढ़ा चुका हूं लोधी वंश में पंजाब का सूबेदार था इब्राहिम लोधी के समय, पंजाब का सूबेदार था दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी वो चिढ़ता था इब्राहिम लोधी से, तो दौलत खां लोधी प्लस राणा सांगा, जिसको संग्राम सिंह बोलते हैं आप। ठीक है, तो राणा सांगा और दौलत खां लोधी ने अपने अपने कारणों से बाबर को इनवाइट किया था, बाबर को आमंत्रित किया था कि आप भारत आइए और इस लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को हराइए। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध। तो दौलत खां लोधी ने और राणा सांगा ने अपने अलग अलग कारणों से बाबर को भारत आमंत्रित किया था, किंतु भारत आने के बाद इसने तो बाबर को सपोर्ट किया, लेकिन राणा सांगा जो है इनमें देशभक्ति जाग गई वापस से, और इन्होंने बाबर को जो कमिट किया था कि तुम भारत आके आक्रमण करो इब्राहिम लोधी पे, हम तुम्हारा साथ देंगे, इन्होंने साथ नहीं दिया। इसी कारण से बाबर ने इब्राहिम लोधी से युद्ध करने के बाद अगला युद्ध जो है खानवा का युद्ध किनके साथ किया? राणा सांगा के साथ किया। और राणा सांगा के साथ युद्ध करने पे मेदिनी राय ने इनकी सहायता करी थी, तो तीसरा युद्ध मेदिनी राय से किया है। ठीक है, तो चंदेरी का युद्ध किया है, और चौथा युद्ध अफगानों के साथ किया है। तो बाबर के 4 युद्ध फेमस है, 1526, 27, 28 और 1529 में। ठीक है, तो अलग अलग कारणों से बाबर भारत आता है, इब्राहिम लोधी को हराता है। तो अब जो हेडिंग आएगी वो बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। बाबर द्वारा भारत में लड़े गए युद्ध। कोड बहुत सीधा सा है, बहुत फेमस है, पान खा चल घर।
पान खा चल घर पानीपत 1526, खानवा 1527, खानवा राणा सांगा के साथ, चंदेरी मेदिनी राय के साथ 1528, और घाघरा का युद्ध हुआ था अफगानों के साथ। बंगाल और बिहार में जो शासन करते थे अफगान शासक, उनके साथ घाघरा का युद्ध हुआ है 1529 में, और 1530 में बाबर की मृत्यु। तो बाबर लड़ते लड़ते साम्राज्य स्थापित कर गया, आगे वालों के लिए मजे कर गया। ये इसका जीवन तो लड़ने में ही गया। बेहतरीन युद्ध थे चारों। तो अब सॉरी, सबसे पहले बात करेंगे अपन पानीपत के युद्ध की। ठीक है, ये कोड आप ध्यान रखिएगा, पान खा चल घर, पान खा चल घर, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। पानीपत का युद्ध किसके साथ हुआ? इब्राहिम लोदी के साथ। खानवा का युद्ध किसके साथ हुआ? राणा सांगा और बाबर। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय। और घाघरा का युद्ध किसके साथ हुआ? बाबर और अफगानों के साथ, बंगाल बिहार में रहने वाले अफगान शासकों के द्वारा। ठीक है, तो पहले युद्ध की बात करते हैं, पानीपत का युद्ध। ठीक है, एक बात ध्यान रखें, ये मुझे प्रश्न कहीं से मिला है। लेनपूल जी ने, इतिहासकार लेनपूल जी ने कहा है कि बाबर एक सैनिक था। बाबर एक सैनिक था, शासक नहीं। सही भी तो बोल गए, सैनिक ही सैनिक के रूप में लड़ते लड़ते जीवन गुजर गया। तो ये प्रश्न आ चुका है, बाबर एक सैनिक था, शासक नहीं। ठीक है, या साम्राज्य का संस्थापक नहीं, साम्राज्य का संस्थापक नहीं। बाबर एक सैनिक था, साम्राज्य का संस्थापक नहीं। ये किसने कहा है? लेनपूल ने कहा है। सो ध्यान रखिए। अब बात करते हैं अपन पानीपत के फर्स्ट युद्ध की। पानीपत फर्स्ट, पानीपत की 3 लड़ाइयां फेमस हैं। फर्स्ट की बात करेंगे, 1526 में हुआ है ये। ठीक है, 1526 में ये लड़ाई हुई है दोस्तों। और गुरु नानक जो थे, पानीपत 1526 में हुई है। गुरु नानक जो है प्रत्यक्षदर्शी थे। इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी कौन थे? गुरु नानक जी। किस किस के बीच में हुआ है? दिल्ली का शासक लोदी वंश का इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। जीता कौन? बाबर। क्लियर है? इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलुगमा युद्ध नीति का उपयोग किया। तुलुगमा युद्ध नीति, उस्मानी विधि से तोपें सजाई गईं। अगर आपको ये विधियां डिटेल में पढ़नी है तो आप गूगल करके पढ़ सकते हैं। तुलुगमा युद्ध नीति क्या होती है? उस्मानी विधि से तोपें सजाई गईं, तोपें सजाई गईं। आप पढ़िए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो उस्मानी विधि से तोपें सजाई गईं, और जो उस्मानी विधि को रूमी विधि भी बोला गया है। उस्मानी विधि को एक विधि क्या बोला गया है? रूमी विधि। रूमी विधि आप इसको पढ़ सकते हैं, 4 लाइनें उस्मानी विधि क्या होती है। तो उस्मानी विधि तोप सजाने की विधि है। तुलगमा युद्ध नीति है एक तरीके की। ठीक है, और निशानेबाज उस्ताद अली और मुस्तफ़ा की सेवाएं ली। निशानेबाज कौन थे? निशानेबाज थे उस्ताद अली खां, उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा की सेवाएं ली। ये 2 निशानेबाज थे। तो ध्यान देंगे, अकबर पानीपत के फर्स्ट में बाबर के साथ निशानेबाज कौन थे? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। तो उनकी सेवाएं भी ली। फिर जो बाबर ने यहां पे युद्ध में धन लूटा, जब जीत गया जब बाबर इस युद्ध में, तो बाबर ने जो धन लूटा, जिसको खुम्स बोलते हैं, युद्ध में लूटे हुए धन को क्या बोलते हैं? खुम्स। तो धन लूटा, उसे सभी रिश्तेदारों, सैनिकों, अधिकारियों सब में बांट दिया। और इसी क्रम में शायद जो है ना, हुमायूं को धन लूटने में कोहिनूर भी लूटा, और हुमायूं को मिल गया था कोहिनूर। इसी बांटा बांटी के क्रम में, इसी बंदर बांट के क्रम में, युद्ध में लूटे हुए धन को बांटने के क्रम में हुमायूं के हाथ क्या लगा था? कोहिनूर दिया था। ठीक है, और इस विजय के फलस्वरूप, है ना, पानीपत की विजय के फलस्वरूप बाबर ने जो है काबुल में चांदी के सिक्के बंटवाए। काबुल में चांदी के सिक्के बंटवाए।
बाबर ने काबुल में चांदी के सिक्के बंटवाए और ये सिक्के बंटवाने के कारण ही बाबर को काई की उपाधि मिली है, कलंदर की। किसकी उपाधि मिली है? कलंदर। तो ये ध्यान रखेंगे, कलंदर की उपाधि मिली। ठीक है, तो ये था पानीपत फर्स्ट 1526। ठीक है, अब बात करना है पान खा। खा मतलब खानवा का युद्ध, राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध। तो दूसरा युद्ध है खानवा, खानवा युद्ध। खानवा के युद्ध हुआ है बाबर वर्सेस राणा सांगा, मेवाड़ के राणा सांगा। ठीक है, पढ़ चुके हैं अपन मेवाड़ के राणा सांगा, इसका कोडिंग भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें भी बाबर जीता, राणा सांगा हार गए। 1527 में ये युद्ध हुआ है। ठीक है, फिर मेवाड़ के शासक थे, राणा सांगा के पास संयुक्त मोर्चा था। राणा सांगा के पास बहुत बड़ी सेना थी, संयुक्त मोर्चा था, संयुक्त मोर्चा था, जिसके कारण बाबर की सेना का जो मनोबल है वो गिरने लगा। इतनी बड़ी सेना के सामने बाबर की मुट्ठी भर सेना का मनोबल गिरने लगा। तो बाबर ने क्या किया? शराब पर पाबंदी लगाई अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए। शराब पर पाबंदी, शराब के पात्र तोड़ दिए उसने, शराब के पात्र तोड़वा दिए और व्यापारियों से तमगा नामक कर लेना, है ना, शराब पर पाबंदी लगा दी, शराब के पात्रों को तोड़वा दिया और मुसलमानों से तमगा नामक व्यापारिक कर लेने से मना कर दिया। पहली बात ये करी। दूसरी, मुस्लिमों से तमगा, ये ध्यान रखेंगे, आया है परीक्षा में, मुस्लिमों से तमगा नामक व्यापारिक कर लेने से मना कर दिया, कर लेने से मना कर दिया। इसका क्या इंपैक्ट हुआ दोस्तों, ये थोड़ा सा मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि तमगा कर लेने से, तमगा कर मना करने से क्या फर्क पड़ा। ठीक है, मतलब ये सैनिकों पे अब ये कर देने का जो है ये बोझ कम हो गया। सैनिकों से तमगा नामक, सैनिकों को जो तमगे दिए जाते थे, तो ब्रोचेस दिए जाते थे, उसका कर लिया जाता था, तो वो कर लेने से भी मना कर दिया। तो सैनिकों का मनोबल, उसने पत्थर पे खड़े होकर और सैनिकों का मनोबल बढ़ाया था बाबर ने, अपने मुट्ठी भर सैनिकों का, और इनको फिर मुंह की खानी पड़ी थी राणा सांगा को। ठीक है, तो इस तरीके से उसने तमगा नामक व्यापारिक कर लेने से मना कर दिया। ठीक है, राणा सांगा की हार हो जाती है दोस्तों, लेकिन हार कर भी ये बच जाते हैं, हार कर बच जाते हैं। बाद में जहर से इनकी मृत्यु हो जाती है, बाद में जहर मिला दिया जाता है इनके खाने में, उससे मृत्यु हो जाती है। खानवा युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी, दुश्मनों पर गाज की तरह गिरने वाला, दुश्मनों पर बिजली की तरह गिरने वाला, विधर्मियों पर बिजली की तरह या गाज की तरह गिरने वाला गाजी। और ध्यान देंगे, बाबर ने पहली बार जिहाद का नारा इसी युद्ध में दिया, इसी युद्ध में पहली बार जिहाद का नारा दिया। जिहाद मतलब दूसरे धर्म के विरुद्ध आपने धर्म युद्ध छेड़ दिया, उसको जिहाद बोलते हैं। तो पहली बार जिहाद का नारा बाबर ने इसी युद्ध में दिया, क्योंकि इसके पहले वाले युद्ध में तो बाबर की लड़ाई इब्राहिम लोदी से हुई थी, मुस्लिम की लड़ाई मुस्लिम से हुई थी, सेम धर्म वाले से हुई थी। इसलिए पहले युद्ध, पानीपत के युद्ध को जिहाद का युद्ध नहीं बोला गया। जिसमें इसकी लड़ाई हिंदू शासक से हुई है उसको जिहाद का नारा दिया गया। तो इस युद्ध में बाबर ने पहली बार जिहाद का नारा दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों। अब इसके बाद मेदिनी राय ने यहाँ पे राणा सांगा का साथ दिया था। राणा सांगा का साथ किसने दिया है? मेदिनी रॉय ने। चंदेरी के शासक थे मेदिनी रॉय, और मेदिनी रॉय ने इनका साथ दिया और ये बुरी तरीके से हार गया। तो बाबर ने अगला शिकार किसको बनाया? अच्छा मेदिनी राय जी, तुमने राणा सांगा का साथ दिया है, तुमको भी देख लेंगे। तो अगले युद्ध में मेदिनी राय से चंदेरी का युद्ध करवाते हैं अपन। ठीक है, तो जिहाद का नारा ध्यान रखेंगे। तीसरा युद्ध करवा रहे हैं अपन दोस्तों, बाबर वर्सेस मेदिनी रॉय, जिसको बोलते हैं अपन चंदेरी का युद्ध। तो तीसरा युद्ध है दोस्तों चंदेरी का युद्ध। 1528 में हुआ था। चंदेरी मध्य प्रदेश में, अशोकनगर में है चंदेरी।
ठीक है, पहले गुना में थी, गुना अशोकनगर में जब था, अशोकनगर जब गुना में था, अब अशोकनगर अलग जिला बन गया है, तो चंदेरी जो है वो अशोकनगर जिले में है। तो 1528 में बाबर वर्सेस मेदिनी रॉय, मेदिनी रॉय, जीता कौन? बाबर, हारा कौन? मेदिनी रॉय। ठीक है, इस युद्ध के बाद बाबर ने कटे हुए सिरों की मीनार बनवाई। ठीक है, इस युद्ध के बाद, ये ध्यान रखना, इस युद्ध के बाद बाबर ने कटे सिरों, जो सिर काटे इन लोगों ने, कटे सिरों की मीनार बनवाई। ये पूछा गया प्रश्न है, कटे सिरों को एक के ऊपर एक रखते हुए उसकी मीनार बनवाई। और मेदिनी राय की दो पुत्रियों को, मेदिनी रॉय की दो पुत्रियों को कामरान और हुमायूं, है ना, मेदिनी रॉय की दो पुत्रियों को साथ लाया। मेदिनी रॉय की दो पुत्रियों को बाबर अपने साथ ले आया और उनकी मैरिज, उनका विवाह किसके साथ करा दिया? कामरान और हुमायूं के साथ। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। चौथा युद्ध दोस्तों होगा अब घाघरा का युद्ध। बाबर का अंतिम युद्ध कौन सा है? घाघरा का युद्ध। किसी युद्ध में शिकस्त नहीं मिली इसको दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। ठीक है, एक चीज और देख लीजिएगा दोस्तों, खानवा नामक जगह किस जगह पे है? मेरे ख्याल से राजस्थान के आसपास, दिल्ली और राजस्थान के बीच में होना चाहिए कहीं खानवा। आप देख के कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं देखना भूल गया हूं। घाघरा का युद्ध, एक तो घाघरा जो है वो कालीबंगन है, घग्गर नदी के किनारे। काघला, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे, बीबी लाल ने खोली है, हनुमानगढ़ राजस्थान। कालीबंगन जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, उसका कोड है काघला। मैंने प्राचीन भारत में अच्छे से पढ़ाया है ये। तो काघला कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी के किनारे है, और बीबी लाल ने खोजा है वो स्थल, और हनुमानगढ़ राजस्थान में है। ठीक है, तो घग्गर नदी एक राजस्थान में है, लेकिन ये घाघरा है, ये घाघरा है। और ये घाघरा का युद्ध जो हुआ है, ये हुआ है 1529 में, और ये हुआ है बाबर वर्सेस अफगान शासक। अफगान शासक बिहार और बंगाल में उस समय शासन था जिनका, बिहार प्लस बंगाल के शासक। अब बिहार और बंगाल के शासक हैं जी, और बाबर दिल्ली में बैठा है। तो ये घाघरा, ये राजस्थान वाला घाघरा नहीं होगा। ये भी मैं देखना भूल गया दोस्तों, ये भी आपको देख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। खानवा कहाँ है, घाघरा कहाँ है? तो घाघरा ये घग्गर नहीं है राजस्थान वाला, कालीबंगन स्थल वाला। ये घाघरा दिल्ली में बाबर बैठा हुआ है, और अफगान शासक जो है ये बंगाल बिहार के हैं। तो दिल्ली से पूर्व की तरफ आएंगे ना अपन, ये दिल्ली और ये बंगाल बिहार, तो कहीं ना कहीं बीच में है ये घाघरा। ठीक है, अब एग्जैक्टली कहाँ पे है? शायद बंगाल बिहार में ही होगा कहीं, तो देखिएगा घाघरा। तो बाबर वर्सेस अफगान शासक, और इसमें भी कौन जीता है? बाबर जीता है, अफगान शासक हारे हैं। अफगान शासक में भी जो एग्जैक्ट है ना, ये ध्यान में रखना है, बंगाल बिहार की संयुक्त सेना थी। अब जो परीक्षा में इसके बारे में फैक्ट्स आते हैं वो ये है कि ये वाला घाघरा का युद्ध जल प्लस थल दोनों में लड़ा गया, जल प्लस थल दोनों में लड़ा गया। जलीय सेना भी लड़ी और थलीय सेना भी लड़ी। तो जल एवं थल दोनों में कौन सा युद्ध लड़ा गया चारों में से? घाघरा का। फिर यही इंपॉर्टेंट बात है, और अफगान शासक की वो हो जाती है। अब बाबर के बारे में कुछ अंतिम बातें हैं। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु, उसे आगरा में चार बाग पद्धति के आराम बाग में दफनाया गया। आराम बाग कैसा बना था? चार बाग पद्धति। चार बाग समझते हैं, चारों तरफ बाग हैं और बीच में मकबरा है, इसे बोलते हैं चार बाग पद्धति। चारों तरफ ये बाग हैं, चारों तरफ ये बाग हैं, चार बाग पद्धति होती है। और आराम बाग नामक जगह पे बाबर की मजार बनवाई गई, बाबर की कब्र खोदी गई, बाबर को कब्रगाह किया गया आराम बाग आगरा में। फिर बाबर की इच्छा के अनुसार इसको उठा के ले जाया गया। बाबर की कब्र को कहां ले जाया गया? ताबूत को कहां ले जाया गया? काबुल। तो आराम बाग के बाद कहां ले जाया गया? काबुल। तो पहले बाबर को कहां दफनाया गया? आगरा के आराम बाग में। और फिर कहां ले जाया गया? फाइनली अभी बाबर की कब्र कहां पे है?
काबुल में। ठीक है, बाबर ने सड़कों की माप के लिए गजे बाबरी का उपयोग किया। 2-4 लाइनें और फैक्ट इंपॉर्टेंट है बाबर के में। तो बाबर ने, ध्यान दीजिएगा, खेतों की माप के लिए नहीं बोल रहा हूं, सड़कों की माप के लिए। तो बाबर ने सड़कों की माप के लिए, सड़क की माप के लिए है, ना कि खेतों की माप के लिए, ये ध्यान देंगे। सड़कों की माप के लिए गज ए बाबरी का उपयोग कर रहा। मापन पट्टी जो है वो गज ए बाबरी का प्रयोग प्रारंभ किया। बाबर की आत्मकथा जो है वो तुर्की भाषा में है, या फारसी भाषा भी बोल लीजिए, बाबरनामा। बाबर पढ़ा लिखा था दोस्तों, बाबरनामा। अकबर अनपढ़ था, बाबर 5वीं तक पढ़ा था। तो बाबरनामा, मैंने बोला था जिस नाम के आगे प्रत्यय नामा लगा होता है, या तो वो बुक फारसी में लिखी होती है या तुर्की में लिखी होती है। तो बाबर ने अपनी स्वयं की आत्मकथा लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है तुर्की भाषा में, बाबरनामा। बाबरनामा का दूसरा नाम है तुजुक ए बाबरी। तो बाबरनामा को और किस नाम से जानते हैं? तुजुक ए बाबरी। ठीक है, इसका फारसी अनुवाद जो किया था, बाबरनामा का फारसी अनुवाद जो किया था, वो किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। अब्दुल रहीम खान खाना, अकबर के नवरत्नों ने, अब्दुल रहीम खान खाना। तो फारसी अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। और बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया था लीडेन एवं अर्स्किन। ठीक है, तो बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? लीडेन एवं अर्स्किन ने किया है। फारसी अनुवाद किसने किया है? अब्दुल रहीम खान खाना ने। और बाबरनामा लिखी किसने है, किस भाषा में है? तो तुर्की भाषा में। ठीक है, फिर बाबर, एक प्रश्न बहुत ज्यादा फेमस आता है, मुबइयान पद्य शैली का जनक था बाबर। मुबइयान नामक पद्य शैली, गाने का स्टाइल, पद्य शैली, पद्य मतलब कविता, पद्य शैली मुबइयान का जनक था बाबर। यह प्रश्न है। चगताई वंश की स्थापना की और मुबइयान नामक पद्य शैली का जनक कौन था? बाबर। 4 पुत्र थे इसके, बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, असगरी और जिंदाल। इस तरीके से प्रश्न आ सकता है, निम्न में से बाबर का पुत्र था या नहीं था? तो हुमायूं, सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं, तो हुमायूं, कामरान, असगरी और जिंदाल। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, इतिहासकार इलियट ने बाबर की तुलना हेनरी चतुर्थ से की है। इतिहासकार इलियट ने बाबर की तुलना हेनरी चतुर्थ से की है। उसने भी साम्राज्य स्थापित किया था। तो इतिहासकार इलियट ने बाबर की तुलना किससे की है? हेनरी चतुर्थ से की है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बाबर के बारे में सारी चीजें हो जाती हैं, है ना। बाबर का जन्म, बाबर की मां कुतुब निगार खानम, बाबर के पिता शेख उमर मिर्जा, फरगाना के शासक। 1483 में जन्म, 1507 में काबुल विजय, 1519 में बाजौर विजय, 1526 में पानीपत, 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी, 1529 में घाघरा, 1530 में बाबर की मृत्यु। आरामबाग में पहले दफनाया गया, आगरा में, फिर काबुल में दफनाया गया। और मुबइयान पद्य शैली और बाबरनामा, इस तरीके से इंपॉर्टेंट बातें ये हो जाती हैं। ठीक है, लेक्चर को बढ़िया पढ़िए, थोड़े थोड़े बड़े लेक्चर होंगे क्योंकि अब कम लेक्चर्स में अपन मुगल साम्राज्य को कवर करेंगे। बाबर को 2 पार्ट में तोड़ना उचित नहीं था, एक ही पार्ट में समझाना था, इसलिए लेक्चर थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन पूरा लेक्चर जो है वो एंजॉयबल है। उत्साह बनाए रखिए, पढ़ाई करते रहिए। अगले लेक्चर में हुमायूं के बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।